हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आपको एक ऐसे केस के बारे में जानकारी देता हूं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह मामला है वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ। आप ही हाल ही में समाचार पत्रों और अन्य जगहों पर देखा होगा कि 8 जनवरी को कौन सा तमाशा हुआ। तो आइए आपको हम थोड़ा सा इसको डिकोड कर कर बतलाते हैं। 8 जनवरी को सुबह सुबह ईडी की टीम ममता बनर्जी के आई पैक पर छापा मारती है। उसका आरोप था कि इसमें कोयले घोटाले से संबंधित बहुत सारे सबूत हैं। यह कोयला घोटाला बहुत पहले ही दर्ज किया जा चुका था। जब ईडी को पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो वह ईडी की टीम आती है और उस पर छापा मारते उससे पहले उन्हें सारे लोगों को खबर कर देती है। यह प्रतीक जैन का ऑफिस था जिसे प्रशांत किशोर ने खरात किया था, जो ममता बनर्जी के चुनाव संबंधित कामों को देखते हैं। अब यहाँ पर जब वे छापा मारते हैं तो छापेमारी चलती रहती है। तो अचानक जब लगभग 11:30 या 11:45 का समय होता है तो ममता बनर्जी को पता चलता है कि उनके प्रतिष्ठान पर छापा मारा गया है। तो वह कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर और डीजीपी राजीव के साथ आती हैं और अधिकारियों से लैपटॉप छीन लेती हैं, हरे रंग का फाइल छीन लेती हैं और उनको धमकाती हैं और सारे सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर देती हैं। और इन सारे फुटेज को नष्ट करने के बाद वे सारे सबूतों को एक कार में रखवाती हैं और अपने पुलिस अफसरों के साथ रफू चक्कर हो जाती हैं। यह घटना वीडियो में कैद हो जाता है। इस पर ईडी की टीम बौखला जाती है और बौखलाहट में वह और सन भी रह जाती है और बौखलाहट और सनसनाहट में वह सीधे हाईकोर्ट पहुंचती है और हाईकोर्ट में मामला दर्ज करती है। लेकिन हाईकोर्ट का माहौल भी उस समय बहुत खराब हो जाता है। हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान जब वहाँ की जस्टिस शुभ्रा घोष उसकी सुनवाई कर रही होती हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इस पर शुभ्रा घोष कहती हैं कि इतनी अराजक स्थिति में, इतने भीड़ भाड़ में मैं इस मामले को नहीं सुन सकती, अतः मैं इस मामले को अगले 14 जनवरी को सुनूंगी। इस पर ईडी की परेशानी बढ़ जाती है और सीधे वह पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका 17 धाराओं के अंतर्गत दायर कर देते हैं। यहाँ से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ईडी चाहती या केंद्र सरकार चाहती तो उसी समय वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकती थी, संवैधानिक संकट पैदा करने का हवाला देकर ऐसा कर सकती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वे जानते थे, केंद्र सरकार जानती थी कि ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी सहानुभूति की लहर प्राप्त कर लेंगी और चुनाव में उन्हें फायदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति शासन को तो लागू नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद अब यहाँ पर सरकार यह चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो या न हो, लेकिन राज्य में ऐसी अराजक स्थिति पैदा हो गई है जिससे इस माहौल में वहाँ पर चुनाव नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे
कि बंगाल में धारा 355 लागू कर दिया जाए। अब आप समझते होंगे कि धारा 355 और 356 में क्या अंतर है। तो धारा 355 वह है जिसमें सरकार बंगाल की ही रहेगी, लेकिन गृह व्यवस्था सारे केंद्र के हाथ में आ जाएगी और सारी व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी, जिससे ममता बनर्जी की मनमानी नहीं हो सके। सरकार की मुझको लगता है कि यही मंशा थी। हालांकि तो उजागर तो नहीं हो पाया है, लेकिन मेरी यह राय है कि सरकार की यही नीति रही होगी, क्योंकि वर्षों से बंगाल में बहुत सारे अराजक स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक राष्ट्रपति के शासन को लागू नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वे जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देने से ममता बनर्जी को फायदा हो सकता है। वे चाहते हैं कि ममता बनर्जी के सरकार को पंगु बना दिया जाए और उसकी सारी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार अपने हाथों में ले ले और सारी व्यवस्था केंद्र करके, ताकि चुनाव साफ सुथरे हो सकें। क्योंकि वे अच्छी तरह से यह जानते हैं कि इस अराजक स्थिति में चुनाव सही रूप से नहीं हो सकता। टीएमसी के जो गुंडे हैं वे चुनाव को प्रभावित करेंगे। अब यहाँ पर एक बात और हो गई। जब मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में गया, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, तो वहाँ पर ममता बनर्जी के हजारों समर्थक जो हैं उपस्थित हो गए और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज़्यादा भीड़, इतना शोर शराबा होने लगा, जिससे चीफ जस्टिस ऑफ वेस्ट बंगाल जो हैं वे उठ गईं और उन्होंने कहा कि इतनी अराजक स्थिति में मैं नहीं सुन सकती, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अतः अगली सुनवाई 14 तारीख को होगी। तो अगली सुनवाई 14 तारीख को हुई। 14 तारीख के सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि ऑलरेडी यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट से उठकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, अतः यह मामला सुनने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। हाई कोर्ट इस तरह का फैसला नहीं दे सकती, क्योंकि हाई कोर्ट में अराजक स्थिति है। यहाँ के जजों को भी ममता बनर्जी के गुंडों से डर लगता है, अतः यह सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगी। तो वहाँ पर 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए बंगाल हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी और आज 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई में दोनों तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं। यहाँ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जो ममता बनर्जी के वकील हैं और सॉलिसिटर जनरल राजू और तुषार मेहता जो सरकार के तरफ से ईडी के वकील हैं, उन दोनों में जोरदार बहस चल रही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मामला बहुत पहले का है, तो चुनाव से पहले इस तरह का रेड क्यों डाला गया, इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई, जो कि गलत है। ममता बनर्जी ने जो अपना दस्तावेज लिए हैं वे उनके पार्टी के दस्तावेज हैं और उन दस्तावेजों के लीक होने से ममता बनर्जी के चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, कोयले स्कैम का मामला था जिसके चलते आईपैक पर छापा मारा गया। आईपैक के तार कोयले घोटाले से जुड़े हुए के सबूत मिले, जिसकी वजह से यह मामला ईडी ने मारा। चलिए देखते हैं, इस पर बहस तो चल रही है, आगे क्या फैसला होता है।
अगर कुछ प्रगति होती है तो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन सरकार की यह चाहत है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू न हो, बल्कि राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत आता है, जिसके राज्य सरकार की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं और पूरा केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। लेकिन धारा 355 में क्या है कि धारा 355 सरकार और मंत्री वही रहेंगे, लेकिन सारा गृह विभाग जो है वह सरकार के हाथ में आ जाएगी और सारी व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में आएगी और यही गृह मंत्रालय जो है बाकी चुनाव की देखरेख या जो भी हो वह सारी व्यवस्थाएं करेंगी। इस समय में आपका क्या राय है, कमेंट अवश्य करें। कमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।